हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी में जो उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, न्यायिक क्षेत्र, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 5वें भाग में, बी है 6ठे भाग में, सी है 7वें भाग में और डी है 8वें भाग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान के 6ठे भाग में क्या है, उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, न्यायिक क्षेत्र, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। और यहीं पर यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक क्या है, उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, न्यायिक क्षेत्र और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो ऐसे दोनों चीज़ याद रखिएगा, किस भाग में, तो 6ठे भाग में, और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 214 से 231 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है राष्ट्रपति के द्वारा, बी है संसद, सी है प्रधानमंत्री, डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्त होने वाले व्यक्ति के विषय में कौन सा या कौन से सही है? तो पहला है, वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा है, उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो यहाँ पे दोनों सही है। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्त होने वाले व्यक्ति को क्या होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, और उसे भारत के न्यायिक कार्य में क्या है 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो ये दोनों चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष रखी गई है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 30 वर्ष, बी है 35 वर्ष, सी है 25 वर्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या है, संविधान में न्यूनतम आयु सीमा का उल्लेख नहीं है, यानी कि कोई भी न्यूनतम आयु उनके लिए निर्धारित नहीं की गई है। और यहाँ पे एक और फैक्ट याद रखिएगा कि जो इनके अवकाश प्राप्त या अपने पद पर बने रहने तक की आयु कितनी है, तो ये है 62 वर्ष। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अनुच्छेद 215, बी है अनुच्छेद 218, सी है अनुच्छेद 220, डी है अनुच्छेद 231। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत क्या है, संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए क्या है, एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है भारत की संचित निधि पर, बी है राज्य की संचित निधि पर, सी है भारत की आकस्मिकता निधि पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते क्या होते हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब यहाँ से एक फैक्ट और याद रखना है आपको कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं, ये तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि जो पेंशन है वो किससे, वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अनुच्छेद 220, बी है अनुच्छेद 224, सी है अनुच्छेद 230, डी है अनुच्छेद 226। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार है। अब जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्यों के लिए क्या है, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण एवं अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो ये 5 रिटें हैं, इनके नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है चंद्र कुमार मामले, बी है शंकरी प्रसाद वाद, सी है राजमन्नार आयोग और डी है सचिन मामले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्र कुमार मामले में क्या है, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है प्रधानमंत्री को, बी है लोकसभा अध्यक्ष को, सी है राष्ट्रपति को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ये अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को ये अपने त्यागपत्र संबोधित करता है। और यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये तो अपना त्यागपत्र संबोधित राष्ट्रपति को करता है, और यदि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसे क्या है, अनुच्छेद 217(1) क के अनुसार क्या है, कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 द्वारा पारित होने से क्या राष्ट्रपति द्वारा उसे पदमुक्त भी किया जा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये किस में उल्लेख है, तो इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 217(1) क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी है लक्षद्वीप, सी है दिल्ली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के पास क्या है, अपना उच्च न्यायालय है।